हेलो दोस्तों, विजन आईएएस जनवरी 2023 करंट अफेयर के पहले सेगमेंट में आपका स्वागत है। इसकी विषय सूची है। टोटल 10 टॉपिक में बांटा गया है। पहला है राज्य व्यवस्था और शासन, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, तीसरा है आपका अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था, चौथा है आपका सुरक्षा, उसके बाद पर्यावरण, उसके बाद आपका फिर आता है सामाजिक मुद्दे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कला और संस्कृति, नीति शास्त्र और उसके बाद में सुर्खियों में रही योजनाएं। चलिए बढ़ते हैं पहले टॉपिक की ओर, राज्य व्यवस्था और शासन। राज्य व्यवस्था और शासन में पहला टॉपिक है आपका शक्तियों का पृथक्करण। देखिए, कॉलेजियम प्रणाली जो अभी है सुर्खियों में क्यों है, पहले अगर हम थोड़ा बात करें तो कॉलेजियम प्रणाली जो है उसमें सरकार की मांग है कि उसमें जो कार्यकारी प्रतिनिधित्व होता है उसमें सरकार को भी थोड़ा सा मौका दिया जाए, फिर सरकार को भी सरकार की भूमिका रहे। तो इसके संबंधित तथ्य क्या दे रहे हैं? तथ्य ये है कि कानून और न्याय मंत्रालय ने भी केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों को सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल करने के लिए एक अपील की है, मांग की है या उन्होंने कहा है, और उसी के आधार पर उसी के तर्ज पर राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को हाई कोर्ट के कॉलेजियम में शामिल करना चाहिए। ऐसा कानून और न्याय मंत्रालय की सिफारिश है या सुझाव है। अच्छा, ये सुझाव उपराष्ट्रपति ने भी कहा था। जैसे उपराष्ट्रपति ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि 1973 के ऐतिहासिक केशवानंद भारतीवाद में जो निर्णय है उससे पूरी तरह से सहमत नहीं थे। क्यों? उसका कारण उन्होंने बताया कि उस समय देखिए केशवानंद भारतीवाद में मूल ढांचे का सी अवधारणा आ गया, लेकिन क्या हुआ कि न्यायिक समीक्षा जो थी, न्यायिक समीक्षा को बरकरार रखा गया। 368 के तहत संविधान को संशोधन करने की संसद की शक्ति को सीमित कर दिया गया, जो एक प्रकार के ठीक है। तो ये जो है शक्तियों का बराबर मतलब वितरण नहीं हो पाया। एक न्यायिक समीक्षा का मतलब ये हुआ कि केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाए उसका निर्णय सुप्रीम कोर्ट अपने आप करेगा। अगर उसने कह दिया कि मतलब गलत है तो उसको गलत मानना पड़ेगा, क्योंकि न्यायिक समीक्षा किसी की भी की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में क्या मतलब कहा है कि कॉलेजियम में सरकार के व्यक्तियों को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट द्वारा घोषित सभी कानून सभी के लिए बाध्यकारी हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा करते हैं तो न्यायाधीशों की नियुक्ति में देरी होगी। तो कुल मिलाकर के ये मुद्दा है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि शक्तियों का पृथक्करण आखिर है क्या? शक्तियों का पृथक्करण जैसे न्यायपालिका, संसद और विधायिका या कार्यकारी सरकार, इन तीनों के बीच, इन तीनों अंगों के बीच शक्तियों का बराबर बराबर वितरण, कम से कम एक ऐसा इस प्रकार से वितरण किया जाए कि कोई भी एक अंग मनमानी ढंग से या फिर हम कहें तानाशाही न कर सके, शक्तियों का संतुलन बना रहे। शक्तियों का पृथक्करण की अगर हम बात करें तो इसके कुछ और भी हमको उदाहरण मिलते हैं संविधान में। जैसे संविधान की बात करें तो अनुच्छेद 50 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण को सुनिश्चित किया गया है। अगला जो है आपका अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 क्या है? राष्ट्रपति और राज्यपालों को संरक्षण देता है। राज्यपालों को संरक्षण, राष्ट्रपति को संरक्षण का मतलब ये है कि मतलब अनजान तरीके से आप या फिर कभी भी गिरफ्तारी नहीं कर सकते, कोई दंड नहीं दे सकते, ऐसा चीज़ें, इन सब चीज़ों से सुरक्षा दी गई है, संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 194, अनुच्छेद 105 के अंतर्गत संसद के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 194 के अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों को विशेषाधिकार दिया गया है। अब और भी अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 122 है, अनुच्छेद 212 है। इसमें क्या है? इसमें संसद और राज्य विधानमंडल की कार्यवाही की जांच करने पर न्यायालय पर प्रतिबंध आरोपित किया गया है। यानी कि वहाँ पर जो भी कार्यवाही होगी संसद और राज्य विधान मंडल के अंदर, उसमें जो है कोई भी न्यायालय उस पर जांच नहीं कर सकती है। तो कुल मिलाकर के कुछ चीज़ें शक्तियों के पृथक्करण को संविधान में या फिर हमारे संवैधानिक विशेषज्ञों ने उसको बांटा था, लेकिन स्पेसिफिक उसमें नहीं था, कोई नाम नहीं दिया था। अब बात करें कि केशवानंद भारतीवाद में भी
ये पृथक शक्तियों के पृथक्करण की बात आई। कैसे आई? उसमें मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। मूल ढांचे का सिद्धांत का मतलब ये मान के चलिए कि जो मूल ढांचे में जो चीज़ें संविधान का मूल तत्व क्या है? जैसे मौलिक अधिकार हो गया, और उसके बाद में अखंडता हो गई, उसके बाद में संघीय स्वरूप हो गया। तो ऐसी चीज़ों को आप चेंज नहीं कर सकते, ये मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो मूल ढांचे के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करें राज्य के सभी 3 अंगों के बीच शक्तियों का और ज़िम्मेदारियों का अतिव्यापन कैसे हुआ है। अनुच्छेद 13 न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 32 और 226 संवैधानिक रिट जारी करना है। संवैधानिक रिट जारी करने का एक सीधा सा मतलब ये उद्देश्य है कि किसी भी व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता। अगर किसी भी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। तो और हम बात करें अगली चीज, अनुच्छेद 142 क्या है? अनुच्छेद 142 में जो सुप्रीम कोर्ट है को पूर्ण न्याय करने की असाधारण शक्ति है, यानी कि कोई दबाव नहीं बनाया जा सकता सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें शक्तियों के पृथक्करण को ही मजबूती प्रदान करती हैं। अब हम बात करें कि शक्तियों के पृथक्करण की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। बस आप इतना ध्यान रखिए कि अरस्तू की कृतियों में मिलता है, और अगर हो सके तो ये याद रखिए कि अरस्तू का टाइम पीरियड क्या है। टाइम पीरियड चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में ये सारी चीज़ें मिलती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको एक बार देख सकते हैं। आधुनिक समय में 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी दार्शनिक मॉन्टेस्क्यू ने किया था। कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कभी भी इस तरह की चीज़ें पूछी नहीं जाएंगी आपसे। अब जो है महत्वपूर्ण चीज़ आती है कि शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत जो है उसका महत्व क्या है। उसका महत्व ये है, देखिए, शक्तियों का पृथक्करण का मतलब आप मोटा मोटा समझ गए हैं कि क्या है। शक्तियों का संतुलन बनाए रखना, किसी के पास बहुत ज़्यादा शक्ति ना हो ताकि वो शक्तियों का दुरुपयोग कर सके, फिर वो चाहे न्यायपालिका हो, चाहे विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, किसी के पास बहुत ज़्यादा शक्ति ना होना। ठीक है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये होगा कि नागरिक अधिकारों का संरक्षण होगा, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण होगा। देखिए, नागरिकों के अधिकारों का संरक्षण करता कौन है? न्यायपालिका करती है, संविधान की अंतिम व्याख्या करके। जैसे कि हमने अभी ऊपर बताया कि अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो अनुच्छेद 32 के तहत वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, या फिर अनुच्छेद 226 के तहत वो सीधे हाई कोर्ट जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे न्यायमूर्ति के एस पुट्टा स्वामी सेवानिवृत्त बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट के 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ थी, जिन्होंने उस समय निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया था, या मौलिक अधिकार के रूप में पुष्टि की थी। तो नागरिकों के अधिकार को बनाना या फिर नागरिकों के अधिकार की सुरक्षा करना, ये न्यायपालिका का काम है। तो शक्तियों का पृथक्करण का सिद्धांत इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा इसका महत्व है कि शक्तियों के दुरुपयोग को रोकता है। किसी भी व्यक्ति की किसी भी संस्था की शक्ति जो है उसको सीमित है, तो उसका वो दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर वो करता है तो दूसरी संस्था उस पर प्रतिबंध लगाएगी। अगला क्या है? न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करती है। ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करना ही चाहिए। कार्यात्मक विशेषता का निर्माण करता है, सरकारी संस्थानों के बीच संघर्ष को कम करता है। देखिए, जब भी शक्तियों का ठीक से बंटवारा होगा तो सरकारी संस्थानों के बीच जो है वो संघर्ष कम होगा। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक क्षेत्र का काम दूसरे क्षेत्र के व्यक्ति द्वारा करना शुरू किया जाता है, या दूसरी संस्था द्वारा किया जाना शुरू हो जाता है, तो ऐसे में संघर्ष की स्थिति बनती है। तो उस संघर्ष को कम करता है ये। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, शक्तियों के पृथक्करण पे न्यायपालिका के भी कई निर्णय आए हैं। अ, निर्णय तब से ज़्यादा तेज़ शुरू हो गए जब ये चीज़ें जब संस्थाओं में क्लेश होने लगा, संस्थाओं में समस्या होने लगी, संघर्ष की स्थिति बनने लगी।
पहला जो है शक्तियों के पृथक्करण पर मजबूती से जो पेश आए वो केशवानंद भारती में। केशवानंद भारती बनाम अन्य केरल राज्य 1973 में ये फैसला आता है, जिसमें क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है मूल ढांचे का सिद्धांत देती है। मूल ढांचे का सिद्धांत देने का मतलब यही होता है कि संविधान में संशोधन करिए, ठीक है, संसद को सुप्रीम कोर्ट यही कहता है कि आप संविधान में संशोधन करिए, लेकिन आप जो है मूल ढांचे को आप नहीं तोड़ सकते, मूल ढांचे के खिलाफ आप कोई भी संशोधन नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें केशवानंद भारती में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दी है। अब जो है उसके बाद भी कई निर्णय आते हैं, जैसे IR कोयलो बनाम तमिलनाडु राज्य, जैसा कि इसमें दिया है। तो इस बात में क्या निर्णय आया है कि 9वीं सूची के कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा से पूर्ण संरक्षण प्रदान करना, जो यह मूल ढांचे के सिद्धांत का उल्लंघन है। अब देखिए 9वीं अनुसूची क्या है। 9वीं अनुसूची 1951 में बनी थी। 1951 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी, उस समय इस अनुसूची का क्या था कि इस अनुसूची में कोई भी अगर अनुच्छेद या कोई भी आर्टिकल कोई भी डाल दिया जाता था, तो उसको उस पे जो है न्यायालय वो अपना निर्णय नहीं देता था, या फिर उस कानून को या फिर उस विषय पे न्यायालय अपनी समीक्षा नहीं करता था, या न्यायालय ये नहीं देखता था कि सही है या गलत, तो न्यायालय के क्षेत्र से बाहर था। लेकिन 9वीं अनुसूची के कुछ कानूनों को न्यायिक समीक्षा के से संरक्षण प्रदान किया गया है, जो मूल मूल ढांचे का सिद्धांत का उल्लंघन ही था कि भाई ऐसा स्पेशल जो है वो सुरक्षा आप क्यों दे रहे हो। तो ऐसा निर्णय आया। इसके बाद कई केस आए, जैसे ये रामजोई कपूर बनाम पंजाब राज्य, इसमें जो है अलग अलग शाखाओं में कार्यों का अंतर कर दिया गया। उसके बाद भी कन्दासन बनाम तमिलनाडु राज्य, इसमें संवैधानिक न्यायालयों को संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित ऐसे कानूनों को अमान्य घोषित करने की शक्ति प्रदान की जो संवैधानिक सीमाओं का उल्लंघन करते हो। ठीक है, न्यायालय ने कहा था। गोलकनाथवाद बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथवाद में भी संविधान द्वारा अतिक्रमणों को ध्यान रखकर सरकार करे, कोई भी काम करे तो सेम वही प्रोसेस जो है, कानून का निर्माण करना और विधायिका का काम है। तो और उसके बाद में कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका का है, कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का है। न्यायालय ने स्पष्ट किया न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शक्तियों के पृथक्करण पर जितना ज़्यादा भरोसा सरकार करेगी, न्यायालय करेगा, कार्यपालिका के लोग करेंगे, उतना ज़्यादा समाज में या फिर राज्य में सुरक्षा और शांति बनी रहेगी। दूसरा, लेकिन भारत में शक्ति के पृथक्करण से संबंधित कुछ मुद्दे भी हुए हैं, और मुद्दे क्या हैं आपको ये देखना चाहिए। जैसे कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच गतिरोध, जैसा कि ऊपर से ऊपर जितने भी केस दिए हैं उसमें हमने देखा ही। केस क्या बनते थे, देखिए, शीर्ष न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति एक जो है वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर यानी कि प्रक्रिया ज्ञापन द्वारा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि इस न्यायपालिका ने 2015 में जो NJAC आया था उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये क्या है? राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ने ये किया था कि जो भी न्यायिक नियुक्तियाँ होंगी न्यायालयों में, उनमें जो है इनके माध्यम से की जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको असंवैधानिक कह दिया था। ऐसे में ये ना, ये बात शक्तियों के पृथक्करण की बात एकदम मतलब लाइमलाइट में आ जाती है कि क्या मतलब क्या ज़रूरी है कि NJAC जो है वो काम करे, या फिर सुप्रीम कोर्ट जो कहेगा उसको मानना चाहिए। तो इसमें जो है ना शक्तियों में अस्पष्टता है, ठीक से क्लियर ही नहीं है। तो ये जो है मुद्दा बनता है। अब जो है कार्य विभाजन में चुनौतियाँ, अगला जो चुनौती आती है वो कार्य विभाजन में। कार्य विभाजन क्या है? जो भी हैं सिद्धांत, इस सरकार के जो तीनों अंग हैं जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, तो इसमें जो है ना एक दूसरे के कार्य और शक्तियों में ओवरलैप होता है, तो वो मुद्दा बन जाता है। उदाहरण के लिए आप कई उदाहरण देख सकते हैं, कहीं आप देखे होंगे, इसमें आप नहीं भी पढ़ेंगे तब भी आपको ये पता है कि कई बार क्या होता है कि न्यायालय का जो काम है या फिर सरकार का जो काम है वो न्यायालय कर देता है, और न्यायालय का जो काम है वो सरकार कभी कभी कर देती है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको अपने निजी जीवन में या फिर आप समाज में देख सकते हैं कि ऐसे ओवरलैपिंग होती रहती है। दूसरा है, दूसरे अंग के अतिक्रमण की ओर ले जाता है। वही बात कि एक व्यक्ति का काम या एक संस्था का काम दूसरी संस्था करना शुरू कर देती है, तो समस्या बनती है। एक दो बात और इसमें है, देखिए, उद्देश्य क्या है? वहनीय और सुलभ न्याय का। न्यायालय का
एक ठीक है, मोटा मोटा यही बात है कि वहनीय और सुलभ न्याय हो। वहनीय और सुलभ न्याय है क्या? अब देखिए, एक केस बना 2016 में, अनीता कुशवाहा बनाम पुष्पा सतनवाद 2016 में बना। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से उसमें आदेश दिया। क्या आदेश दिया? जीवन का अधिकार के तहत प्राण के साथ साथ अधिकारों का समूह भी शामिल है। इसमें अन्य अधिकारों सहित न्याय तक पहुंच भी शामिल है। अब न्याय तक पहुंच क्या है? न्याय तक पहुंच के 4 स्टेज हैं, 4 घटक हैं। पहला पहला घटक क्या है? राज्य को एक प्रभावी न्यायिक तंत्र स्थापित करना चाहिए। ठीक है। दूसरा, न्यायिक प्रक्रिया जो है वो सुस्त ना हो थोड़ा सा, तो उसके लिए सरकार ने वही फास्ट कोड और फास्ट ट्रैक कोड और कई चीज़ें, ग्राम न्यायालय और उसके बाद में परिवार न्यायालय, बहुत अजीब तरीके से अलग अलग प्रकार से लोक अदालत, ऐसी चीज़ें शुरू की हैं। हालांकि वो उतनी कारगर नहीं साबित हो रही हैं। अगला क्या है? न्यायालय अधिक दूरी पर ना हो। कभी कभी होता क्या है ना कि न्यायालय, और जिस व्यक्ति पीड़ित है जो, वो न्यायालय तक पहुंच ही नहीं सकता, बहुत दूर होता है। न्यायिक प्रक्रिया सुविधाजनक हो। तो ये सारी चीज़ें ना, तभी आप वहनीय और सुलभ न्याय, अफोर्डेबल और एक्सेसिबल जस्टिस आप दे सकते हैं। इसकी आवश्यकता क्यों है? ज़रूरत क्यों है? क्योंकि देखिए, आवश्यकता ये इसलिए है क्योंकि अच्छे वकील की फीस अधिक है। अच्छे वकील की फीस अधिक होने के अलावा, जब अधिक है तो उनको जो है वो, सामान्य व्यक्ति उनको वकील कर ही नहीं सकता, उसके लिए समस्या बन जाती है। तो वो इस प्रकार से माहौल में सर्वाइव नहीं कर पाता है। न्यायालय की फीस के अलावा अतिरिक्त शुल्क भी है। अतिरिक्त शुल्क क्या मतलब है? 25% अधिक खर्च हो जाता है न्यायालय की फीस से। लोगों में जागरूकता की कमी है, कम बजटीय आवंटन है। तो ये सारी चीज़ें वाहनी और सुलभ न्याय में समस्याएं पैदा कर रही हैं। तो इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? कदम, वकीलों की फीस जो है उसको एक एक मानक सेट कर दिया जाए कि इससे ज़्यादा वकीलों की फीस नहीं हो सकती। उसके बाद में अगर हो सके तो राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना निगम की स्थापना कर दिया जाए। वैकल्पिक विवाद समाधान कर दिया जाए। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाए। आप ऑनलाइन दूसरी जगह से बैठ के न्याय दे सकते हैं, ऐसा क्या है? तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आप देख सकते हैं। आगे की राय यही है। देखिए, आगे की राय जो भी इसमें लिखा है, समय पीएलआर प्रोजेक्ट लिमिटेड बनाम महानदी कोलफील्ड प्राइवेट लिमिटेड 2021, तो उसमें देखिए एक बात यही है, सिफारिश यही है कि नागरिकों का जो कल्याण है उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए संवैधानिक सर्वोच्चता को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। तो अगर संवैधानिक सर्वोच्चता होगी तभी इन शक्तियों को आपस में क्लैश नहीं होगा। एक जो एनजेसी दिया है इसमें 2022 जो विधेयक पेश किया गया है, तो ये विधेयक जो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग है, राज्यसभा में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? तो एक गैर सरकारी सदस्य हैं, उनके द्वारा पेश किया गया और 2022 में पेश किया गया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये कि अ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति को वो विनियमित करना चाहता है। तो यही उद्देश्य से पेश किया गया है। अब इस जो विधेयक में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं हैं उसका कैसे ये प्रयास करेगा, तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें इसने बताई है। पॉइंट, एक दो चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों तथा सभी हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों सहित अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करने हेतु, ठीक है, स्थानांतरण के लिए न्यायिक मानकों के लिए निर्धारण, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होगी। उसके बाद में विश्वसनीय और उचित तंत्र, ठीक है, संसद द्वारा राष्ट्रपति को दिए जाने वाले समाधान के लिए प्रस्तुति, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए, किसकी कार्यवाही में को देखने के लिए, जो भी है। तो कुल मिलाकर के अभी एक विधेयक है, बहुत ज़्यादा इससे कोई भी प्रश्न पूछना है शायद मुश्किल है। हाँ, अगर आप लिख रहे हैं कहीं तो इसका जिक्र कर सकते हैं कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग विधेयक 2022 भी पेश किया गया है और ऐसे में न्यायिक सुधार एक प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाएगा न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में। तो ये रहा आपका पहला टॉपिक। अब आपका दूसरा टॉपिक शुरू होता है संघवाद, दिल्ली का विशिष्ट दर्जा। दिल्ली का विशिष्ट दर्जा, हाल के दिनों में क्या हुआ कि केंद्र और राज्य सरकार, सॉरी, केंद्र शासित प्रदेश और केंद्रों के बीच टकराव हुआ।
टकराव कैसा हुआ? अपने कार्यों के अतिव्यापन का, उनके अपने कार्यों के प्रशासनिक कार्यों को प्रभावित कर रहा है। केंद्र का आरोप है, केंद्र शासित प्रदेशों का आरोप है कि उनको पर्याप्त अधिकार या पर्याप्त चीज़ें नहीं मिल रही हैं। कारण क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव का मामला चल रहा है। ठीक है, क्यों चल रहा है? जो अखिल भारतीय सेवाएँ हैं, अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस, आईपीएस और ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इन जो सेवाएँ हैं, इनके जो सिविल सेवक हैं, इनके जो है ट्रांसफ़र और पदस्थापन जो भी है, जहाँ भी रिक्रूटमेंट इनकी होती है, उसके प्रशासनिक नियंत्रण से संबंधित है। दिल्ली सरकार का कहना है, दिल्ली सरकार का यही कहना है कि इसमें कम से कम दिल्ली सरकार को छूट दी जाए कि वो अपने सिविल सेवकों की का नियुक्ति करे, नियुक्ति उनको पदस्थापन करे या फिर स्थानांतरण करने का उनका अधिकार हो। जबकि केंद्र सरकार का ये कहना है कि केंद्र शासित प्रदेश कुछ नहीं है, बस भारत का विस्तार है। यानी कि जब राज्य बन गए तो उसके बाद जो थोड़ा-थोड़ा बचा वो केंद्र शासित प्रदेश बना मान लिए हम, और उसको हम केंद्र का हिस्सा ही मान के चलते हैं, ना कि उसको अलग राज्य मान के चलते हैं। ठीक है? अब हम बात करें थोड़ा-सा केंद्र शासित प्रदेश के रूप में दिल्ली की वर्तमान स्थिति। दिल्ली की वर्तमान स्थिति क्या है? 1991 में एक संविधान संशोधन हुआ था, 69वां संविधान संशोधन। उसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तब इसको विशेष दर्जा दिया गया था। अब जो है आपका काम ये है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कौन-कौन से जगह शामिल है, ये आपको ढूँढना चाहिए। इसमें क्या शामिल किया गया था? विधानसभा। उसके बाद में विधानसभा में जो लोग होंगे वो लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार में के माध्यम से आएँगे, जैसे कि और राज्यों में आते हैं। अब जो है संविधान के अनुच्छेद 239 ए के बाद 2 नए अनुच्छेद जोड़ दिए गए। अनुच्छेद 239 ए या फिर डबल ए कहिए, या अनुच्छेद 39 239 ए बी, ये 2 अनुच्छेद जोड़ दिए गए। इसके साथ-साथ राज्य सूची या समवर्ती सूची में सूचीबद्ध करने या फिर कोई भी उस पे काम करने की शक्ति भी दे दी गई केंद्र शासित प्रदेशों को, तो दिल्ली को भी ये शक्ति मिल गई। ठीक है? अब ये शक्तियाँ जो है ये काम होने लगे। अगर हम राज्यों की बात करें तो कोई भी काम जो होता है वो राज्यपाल के नाम से होता है। अगर हम केंद्र की बात करें तो कोई भी काम, कोई भी सरकार कोई काम करती है ऑफ़िशियल, तो वो राष्ट्रपति के नाम से करती है। सेम उसी तरह से अगर केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी काम होता है तो सरकार के मतलब उपराज्यपाल, जिसे हम एलजी कहते हैं यहाँ पर, तो उपराज्यपाल के नाम पर होता है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करें थोड़ा-सा एनसीटी। एनसीटी मतलब आपका ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नेशनल कैपिटल टेरिटरी में लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, 3 चीज़ें इस केंद्र सरकार के अधीन आते हैं। लोक व्यवस्था में अभी लोक व्यवस्था का ही ये मुद्दा है कि जो सिविल सेवक हैं उनके ट्रांसफ़र और उनके इन सारी चीज़ों की बात है। पुलिस भी आते हैं, और भूमि, ये सारी चीज़ें केंद्र सरकार के अंतर्गत आती हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। यही 3 चीज़ लगभग मुख्य हैं कि सरकार जो है इनके माध्यम से ही कंट्रोल करती है। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार संशोधन अधिनियम 2021, इसमें जो है वही जैसा कि हमने बताया कि विधानसभा द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को सरकार शब्द से यानी एलजी शब्द से होगा, जो कि राज्यों में राज्यपाल और केंद्र में राष्ट्रपति के नाम से होता है। किसी भी कार्यकारी कार्यवाही से पूर्व राज्यपाल का मत प्राप्त किया जाएगा। ठीक है? ये सारी चीज़ें ठीक हैं, ये मौजूद हैं। ये व्यवस्था की बात हुई, या फिर दिल्ली की वर्तमान स्थिति की बात हुई। अब इसमें यहाँ तक पहुँचने के लिए जो है वो कुछ विवाद हुए, कुछ मुद्दे हुए हैं, उसको हम देखते हैं। अब जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार जो है अधिनियम जो संशोधन हुआ, या फिर संशोधन नहीं, 2019 में जब ये आया था पहली बार, उसने सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था क्या कि केंद्र की शक्तियों के सवाल पर अलग-अलग निर्णय दिया और मामले को 3 जजों की पीठ में भेज दिया। निर्णय पूरी तरीके से नहीं हुआ था। एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघवाद 2018। उपराज्यपाल उन मामलों में मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह मानने के लिए बाध्य है जो प्रत्यक्ष रूप से उसके नियंत्रण में नहीं है। पुलिस, लोक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर अन्य मुद्दों पर उपराज्यपाल की सहमति की आवश्यकता नहीं है। अन्य सहमति की आवश्यकता नहीं है, इसका कारण मतलब ये नहीं है कि
उससे फाइनल दस्तखत नहीं करवाएगा, उससे फाइनल हस्ताक्षर नहीं करवाएगा। सहमति होगी लेकिन ज़रूरी नहीं है। जैसा कि केंद्र सरकार के लिए है वही क्राइटेरिया कि प्रधानमंत्री जो भी चाहे वो कर सकता है, राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य है। और मौजूदा व्यवस्था में से जुड़ी समस्याएं, इसमें जो अब देखिए अगला जो पॉइंट है, मौजूदा व्यवस्था से जुड़ी समस्याएं में विधायिका के विशेषाधिकार के विरुद्ध विधायिका के विशेषाधिकार के विरुद्ध मौजूदा व्यवस्था में समस्याएं ये होती हैं। होता क्या है ना कि केंद्र सरकार में सरकार किसी दूसरे व्यक्ति की हो और दिल्ली में सरकार किसी दूसरे व्यक्ति की हो, तो उपराज्यपाल जो होगा या फिर एलजी जो होगा वो केंद्र सरकार का होगा। और जो यहाँ दिल्ली में जिसकी जो चीफ मिनिस्टर होगा वो दूसरे को होगा, जैसे अभी अरविंद केजरीवाल हैं। तो उसमें क्या होता है ना कि दोनों में क्लैश होता रहता है, वो कुछ कहता है वो कुछ कहता है। तो एलजी की कार्यवाही की जवाबदेही नहीं है। एलजी क्या है कि मेन लाइट में तो वो रहता नहीं है, पीछे से रहता है। हालांकि वो कुछ निर्णयों पर रोक लगा सकता है जो केंद्र के विरुद्ध हों, या फिर केंद्र विरुद्ध का कहने का मतलब ये है कि केंद्र सरकार से मैच न करते हों। तो ये सारी चीज़ें इस समस्याएं बन जाती हैं। चुनी हुई सरकार को काम कमज़ोर होना, ठीक है। हालांकि अभी वर्तमान में जो सरकार है वो कमज़ोर तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो समस्या हो जाती है। शक्ति का संकेंद्रण का अलग अलग है। सरकार का मतलब उपराज्यपाल, उपराज्यपाल का मतलब केंद्र मतलब ये हुआ कि सारी जो शक्तियाँ इंपॉर्टेंट शक्तियाँ हैं वो केंद्र के पास हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर है दिल्ली आपका एनसीआर का, वो जो है वो उसके पास कुछ बचता ही नहीं है। सरकारी संघवाद के खिलाफ सहकारी संघवाद के खिलाफ, सहकारी संघवाद का मतलब आपका जैसे सहकारी संघवाद की भावना की उपेक्षा हो रही है। जैसे दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं। क्योंकि जब भी दो पार्टियां होंगी उनमें ये संभावना ये बनेगी ही कि उन दोनों में आपसी जो है सहमति ना बने। सेवा विभाग पर नियंत्रण, सेवा में भी नियंत्रण है। गवर्नेंस का मुद्दा सामने हमेशा रहता है। वो एक दूसरे के ऊपर दोष लगाते हैं। जैसे अभी पानी का मुद्दा चल रहा है तो उसमें वही है ना कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं कि उन्होंने सहयोग नहीं किया, उन्होंने सहयोग नहीं किया। अब हम देखें दिल्ली सरकार के प्रशासन का विकास की अगर हम बात करें तो शुरू कहाँ से हो रहा है। इसे भाग सी का राज्य बनाया गया है, 1950 में शुरू हुआ है। 1951 में निर्वाचित मुख्यमंत्रियों के साथ विधानसभा का सृजन किया गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत दिल्ली को यूटी का दर्जा दिया गया। 1966 में क्या हुआ कि दिल्ली प्रशासनिक अधिनियम पारित कर दिया गया। उसके बाद में 69वां संविधान संशोधन अधिनियम में आपको जीएनसीटी सीटीडी यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम पारित कर दिया गया। 2021 में उसमें संशोधन कर दिया गया। तो एक मोटा मोटा खाका है, आप देख लीजिएगा इसमें कि बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी शायद ना ही पूछे। हाँ, दिल्ली की स्थापना या फिर ये जो आया है संशोधन या फिर अधिनियम जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र संविधान संशोधन, याद रखिए। और कब बना है, कभी कभी ऑप्शन में एलिमिनेट करते समय आपको ये काम में आएगा। बाकी अब हम बात करें कि दिल्ली और पुडुचेरी में दोनों जगह पर एलजी हैं, उनके बीच अंतर क्या है। तो कुछ अंतर है। जैसे दिल्ली में अलग है। देखा, दिल्ली में अंतर होने के कारण ये भी है कि जो है यहाँ पर जो है एक्टिव पॉलिटिक्स है। एक्टिव पॉलिटिक्स का मतलब ये हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं उनकी बात सीधे केंद्र सरकार तक पहुँच जाती है या फिर दिल्ली में डायरेक्ट पहुँच जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर शक्तियाँ ज़्यादा हैं पुडुचेरी की अपेक्षा। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं हम देखते हैं। दिल्ली के एलजी को कार्यकारी कार्य सौंपे गए हैं, ठीक है। ये एलजी को मुख्यमंत्री के परामर्श से लोक व्यवस्था, पुलिस, भूमि से मामलों में शक्तियों की प्रयोग की अनुमति देते हैं। 239 अनुच्छेद जो है उसके तहत राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए किसी भी आदेश के तहत ऐसा उपबंध किया गया है। दिल्ली का उपराज्यपाल जीएनसीटी यानी कि संशोधन जो 2021 में हुआ था उसमें जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार दिल्ली सरकार के कार्य संचालन नियम 1993 द्वारा भी निर्देशित है। एलजी जो है वो 1963 द्वारा निर्देशित है। संविधान संशोधन के अनुच्छेद 239 ए या फिर AA सहित जीएनसीटी
डी संशोधन अधिनियम 2021 में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, इसी कारण यहाँ केंद्र सरकार की भूमिका पुडुचेरी की तुलना में कहीं अधिक है। ठीक है, तो ये जो है थोड़ा-थोड़ा अंतर है, जैसा कि हमने शुरू में कहा। आगे की राह में क्या है कि देखिए, अगर डेवलपमेंट चाहिए आपको, सारी चीज़ें चाहिए, संतुलन चाहिए, जैसा कि पृथक्करण, शक्तियों के पृथक्करण में भी संतुलन की ही बात की गई, तो आपको सहयोगात्मक संरचना बनानी पड़ेगी, एक दूसरे का मदद करने के भाव से। ठीक है? बेहतर मिश्रित संतुलन होना चाहिए, को अपनाना चाहिए, राजनीतिकरण को कम करना चाहिए, ताकि जो है ना राजनीतिक दलों के बीच जो सत्ता के लिए संघर्ष की स्थिति जो बनती है, उसको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। सुस्पष्ट व्याख्या हो, जो भी मतलब कानून है और संवैधानिक चीज़ें हैं, उसका सही ढंग से व्याख्या होनी चाहिए, ताकि किसी दूसरे व्यक्ति को उसमें नुकसान ना हो। धन्यवाद। आगे की चीज़ें अगले हम वीडियो में देखेंगे।